वेलकम टू अभिषेक एकेडमिक क्लासेस। आज हम दो चर रैखिक समीकरण के बारे में वार्ता करेंगे, जिसमें पहली क्लास में हमने विलोप प्रतिस्थापन विधि से दो चर रैखिक समीकरण को सॉल्व करने का तरीका सीखा था। आज हम प्रश्नावली 3.4 एनसीईआरटी पुस्तक की बात करेंगे, जिसमें प्रतिस्थापन अथवा विलोपन विधि से समीकरणों को हल करना है और कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, इसका आपको निर्णय लेना है। ठीक है, तो प्रतिस्थापन विधि के बारे में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं, इसलिए अब हम विलोपन विधि के बारे में चर्चा करेंगे। हमारे सामने 4 प्रश्न दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा एक अतिरिक्त प्रश्न हमने लिया है ताकि सारे प्रकार के क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व हो सकें। तो इन 4 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, साथ में एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगर आपको ये क्लासेस अच्छी लगती हैं तो आप वीडियो को लाइक कर दें, साथ में आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। ठीक है, तो अभ्यास 3.4 का पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि विलोपन विधि से दो समीकरण दिए हुए हैं, जिसमें x और y का हमें मान निकालना है। सबसे पहले x + y = 5 समीकरण 1 लिखा हुआ है, 2x - 3y = 4 समीकरण 2 लिखा हुआ है। ठीक, यहाँ अगर हम ध्यान से देखें तो x यहाँ पर सिंगल है और यहाँ पर डबल x है, साथ में y यहाँ पर सिंगल है और यहाँ पर 3y है। तो हमें सबसे पहले विलोपन करने के लिए क्या करना होगा, x या y इन दोनों को इक्वल करना होगा। तो इक्वल करने के लिए हम y को इक्वल करने जा रहे हैं। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, समीकरण 1 में 3 का गुणा कर रहे हैं। तो समीकरण 1 में जब 3 का गुणा करेंगे बच्चों, तो क्या होगा कि इसके प्रत्येक पद में 3 का गुणा होगा, तो x के बदले 3x हो जाएगा, साथ में y के बदले हमारा 3y हो जाएगा, और 5 में जब 3 का गुणा करेंगे तो 15 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमारा जो समीकरण 1 था उसका बदला रूप हमारे सामने समीकरण 3 प्राप्त हो रहा है, जहाँ x में 3 का गुणा हुआ है 3x हो गया है, y में 3 का गुणा हुआ है 3y हो गया है, और इक्वल में जो 5 था उसमें 3 का गुणा हुआ है तो 15 हो गया है। अब समीकरण 3 के नीचे हमने जिस समीकरण को बदला नहीं था, समीकरण 2, उसको नोट कर देते हैं, और साथ में क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने जिस पद को इक्वल किया है y, उन दोनों में समीकरण में उनके सामने निशान क्या है, एक पॉजिटिव है, दूसरा निगेटिव है। जब भी हमारे सामने अपोजिट निशान होंगे, यानी एक धनात्मक दूसरा ऋणात्मक, अथवा एक ऋणात्मक और दूसरा धनात्मक होगा, तो हम हमेशा क्या करेंगे, समीकरणों को जोड़ देंगे। तो यहाँ पर हम समीकरणों को जोड़ रहे हैं, और जोड़ने पर क्या हो रहा है, जो अपोजिट साइन वाले सेम पद हैं वो हमारे कैंसिल हो जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जोड़ रहे हैं और दोनों पद हमारे पॉजिटिव हैं, इसलिए 3 और 2 मिलकर हमारा 5x हो जा रहा है, और 15 और 4 हमारा मिलकर 19 हो जा रहा है। ठीक है, क्योंकि हमें x का मान प्राप्त करना है, इसलिए x को हम अकेला कर रहे हैं। तो ये 5 जो हमारा गुणे में था, ये हमारा क्या हो रहा है, बटे में आ जा रहा है, और x बराबर हमारा कितना प्राप्त हो रहा है, 19/5। अब हम क्या करेंगे, इस x के मान को हम समीकरण 1 में रखेंगे। जो हमारा समीकरण 1 था, x + y = 5, आपने पहले स्टार्टिंग में देखा होगा, तो वहाँ पर हमने x के बदले 19/5 लिख दिया है, प्लस का y लिखा हुआ है, बराबर में 5 लिखा हुआ है। ठीक है, y बराबर हमारा 5 लिखा हुआ है, और प्लस का 19/5 जो था उसको हमने बराबर किस तरफ भेजा है, तो माइनस का 19/5 हो गया है। ठीक, फिर उसके बाद हमने यहाँ 5 इसके बटे में 1 होता है। ठीक, 5 के बटे में हमारा क्या है, 1 है। यहाँ से हमने एलसीएम किया है, 5 और 5 का क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 25 आ गया है। इस प्रकार से हमारा पूरा जो इक्वेशन बन गया है वो बन गया है 25 - 19 और अपॉन में 5। ठीक है, 25 में जब हमने 19 घटाया है तो हमारा 6 बच रहा है, और बटे में 5 बच रहा है, क्योंकि दोनों डिविजिबल नहीं है, इसलिए हम y के मान को यहाँ से 6/5 मानकर चल रहे हैं। ठीक है, अब क्योंकि y का मान प्राप्त हो गया, इससे पहले हमने x का मान भी प्राप्त कर लिया था, तो हमारा ये समीकरण दोनों पूर्ण रूप से क्या हो चुका है, हल हो चुका है। ठीक है, अब हम लोग इसके बाद दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं आपको पहला क्वेश्चन अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा पूर्णतः। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पर पहला समीकरण हमारा लिखा हुआ है 3x + 4y = 10। दूसरा समीकरण हमारा लिखा है 2x - 2y = 2। ठीक है, यहाँ भी अगर ध्यान से देखें, x का गुणांक यहाँ पर 3 है, यानी 3x लिखा हुआ और यहाँ पर 2x लिखा हुआ है। साथ में अगर y के गुणांक की हम लोग तुलना करें, यहाँ पर 4y लिखा हुआ और यहाँ पर 2y लिखा है, यानी 2 और 4y में एक इक्वेशन हमारी इक्वल है, यानी समीकरण 2 में अगर हम 2 से गुणा करते हैं तो दोनों इक्वेशन हमारी क्या हो जाएंगी, जो y की वैल्यू है 2 का दुगना करने पर हमारा 4y आ जाएगा, ये हमारा इक्वल हो जाएगा। तो हमने क्या किया है, सिंपली समीकरण 2 में 2 से गुणा कर दिया है। जब समीकरण 2 में 2 से गुणा किया है तो इस 2x का दुगना होकर 4x हो गया, इस 2y का दुगना होकर 4y हो गया, साथ में इस 2 का दुगना होकर 4 हो गया है। ठीक है, इसके बाद हमने सिंपली क्या किया है, समीकरण 1 को वैसे ही 3x + 4y = 10 नोट कर दिया है।
अब हमारा 4y और समीकरण 3 का 4y ये दोनों एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, इसलिए हमने सिंपली इन समीकरण को क्या किया है, जोड़ा है। जोड़ने पर हमारा क्या है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव जो है वो कैंसिल हो गया है। साथ में ये 4x और 3y ये दोनों जुड़कर हमारा 7x हो गया है। साथ में ये हमारा 4 और ये 10 जुड़कर हमारा क्या हो गया, 14 हो गया है। ठीक, ये 7 हमारा गुणे में था, इसको हमने बराबर में भेजा है तो ये बटे में हो गया है। इस प्रकार से ये 7 से ये 14 काटा तो x इज इक्वल टू हमारा वैल्यू कितना आ गया है, 2। अब इस x इज इक्वल टू 2 की वैल्यू को हम किसी भी समीकरण में यूज़ कर सकते हैं और साथ में हम क्या कर सकते हैं, y का मान निकाल सकते हैं। तो हमने x का मान कहाँ रखा है, समीकरण 1 में रखा है। समीकरण 1 हमारे सामने क्या था, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। ठीक, यहाँ पर हमने x की जगह जब 2 रखा है तो 3 गुणे 2 प्लस 4y इज इक्वल टू 10 हो गया है। फिर 3 का 2 में गुणा हुआ है, 6 हो गया है। फिर इस 6 को हमने जब बराबर में भेजा है तो क्योंकि इधर पॉजिटिव था उस तरफ साइड के जाएगा, इक्वल के उस तरफ जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। तो 10 में 6 सब्ट्रैक्ट किया है, अगले स्टेप में हमारा 4 आ गया है और 4y इज इक्वल टू 4 प्राप्त हुआ है। अब ये जो हमारा 4 था इसको हम इक्वल के उधर भेजेंगे तो ये मल्टीप्लाई में था, उधर जाएगा तो डिवाइडेशन में पहुंच जाएगा। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 4/4। इस तरह से हमारा y का मान प्राप्त हो जाएगा 1। तो इस प्रकार से हमारा x और y दोनों के मान प्राप्त हो गए। x का मान हमारा 2 मिला था और y का मान हमारा 1 मिला है। ठीक, इसके बाद हम लोग तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पर हमारा पहला समीकरण था 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये माइनस का 4 था, इसको हमने इक्वल के उधर भेजा है तो पॉजिटिव 4 बन गया है और इसे हमने समीकरण 1 मान लिया है, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4। उसके बाद हमारा दूसरा समीकरण इस तरह से लिखा हुआ था 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7। ठीक है, 2y को हमने क्या किया है, इक्वल के इस तरफ बुला लिया है, पॉजिटिव था तो इस तरफ आया तो निगेटिव का 2y हो गया। इस तरह से हमारा दूसरा समीकरण बन गया है 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। ठीक, हमने क्या किया है, समीकरण 1 में 3 से गुणा किया है। क्यों 3 से गुणा किया, क्योंकि यहाँ पर 3x था और 3 में अगर 3 का गुणा कर देते तो यहाँ पर भी 9x आ जाएगा और ये समीकरण 2 में पहले से ही 9x दिया हुआ था। समीकरण 1 में जब हमने 3 से गुणा किया तो 3x के बदले 9x हो गया, 5 के बदले 15y हो गया और 4 के बदले 12 हो गया। इसे हमने नया समीकरण 3 नाम दे दिया है। इसके नीचे हमने समीकरण 2 लिख दिया है और साथ में यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिए कि जिन पदों को हम कैंसिल करने जा रहे थे ये वाला भी हमारा पॉजिटिव था और ये वाला भी हमारा पॉजिटिव था। अगर सेम निशान वाले पद आते हैं और उन्हें हमें कैंसिल करना है तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, घटाना पड़ेगा। घटाते समय जो नीचे हम इक्वेशन लिखते हैं उसके सारे निशान बदल जाते हैं। जैसे ये हमारा माइनस का 9y हो गया, ये हमारा प्लस का 2y हो गया और ये हमारा माइनस का 7 हो गया है। तो इस तरह से हमारा 9x से 9x कैंसिल हो गया, लेकिन 15 जो हमारा माइनस का है और साथ में 2y जो हमारा पॉजिटिव है, एक प्लस और एक नेगेटिव, इन दोनों को घटाएंगे तो हमारा, क्योंकि बड़े के सामने का निशान लेकर माइनस का आंसर आएगा और साथ में से 15 में से 2 जाएगा तो माइनस का 13y बच जाएगा। 12 में से 7 घटाया तो हमारा 5 बचा। पॉजिटिव क्यों बचा, क्योंकि 12 हमारा बड़ा था। ठीक, और अगर हम y को अकेला करते हैं तो माइनस का 13 हम इक्वल के इधर भेजना पड़ेगा और ये मल्टीप्लाई में था, इस तरफ आएगा तो डिवाइडेशन में हो जाएगा। इस तरह से हमारा y का मान माइनस का 5/13 आ गया है। ठीक है, अब क्योंकि हमें एक मान प्राप्त हो गया है तो हम किसी भी समीकरण में रख के इसे हम क्या कर सकते हैं, दूसरा मान निकाल सकते हैं। तो हमने क्या किया, y का मान समीकरण 1 में रखा है। समीकरण 1 हमारा क्या था, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4 और y के बदले हमने लिख दिया है माइनस का 5/13। ठीक, अब क्या हुआ है, माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई होकर प्लस हो गया और 5 और 5 का गुणा होकर 25 हो गया है। तो 3x प्लस 25/13 बराबर 4 आ गया है। ठीक, फिर प्लस का 25/13 है, बराबर के उधर भेजेंगे तो माइनस का 25/13 हो जाएगा। इस तरह से हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, 3x इज इक्वल टू 5 माइनस 25/13। ठीक, फिर 3x बराबर 52 माइनस 25/13। आप सोच रहे होंगे 52 कहाँ से आ गया, तो हमने जब एलसीएम किया तो 4 का 13 में गुणा हुआ तो 52 माइनस 25/13 आ गया और 52 में से जब हमने 25 घटाया तो हमारा 27 आ गया और 27 में हम 13 से डिवाइड कर नहीं सकते, इसलिए 3x बराबर हमारा 27/13 आ गया है। अब क्योंकि हमें x का मान निकालना था इसलिए इस 3 को भी हमने बराबर के उधर भेजा है, मल्टीप्लाई में था इधर आया तो डिवाइडेशन में आ गया है। 3 से हमारा ये 27 कैंसिल हो गया है और 9 बार में कैंसिल होता है, इसलिए हमारा x का मान यहाँ से क्या आ गया, 9/13। तो इस तरह से हमारे दोनों मान x तथा y के प्राप्त हो गए हैं। x का मान 9/13 और y का मान -5/13। तो इस तरह से हमारा तीसरा पार्ट भी पूरा होता है। अब हम चौथे पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पर हमारा पहला समीकरण लिखा है x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू -1, समीकरण 1 है और दूसरा समीकरण है x माइनस y/3 इज इक्वल टू 3। क्योंकि ये भिन्नात्मक रूप है इसलिए इसे आप ध्यान से समझ लेंगे बच्चों। सबसे पहले हमें क्या करना है, x और y
किसी एक का गुणांक बराबर करना है। हमने यहाँ पर y के गुणांक को बराबर करने का चुना है, तो यहाँ y/3 है और यहाँ 2y/3 है। यानी अगर y का हम दुगना कर दें तो दोनों के गुणांक हमारे क्या हो जाएंगे, बराबर होंगे। दुगना करने के लिए हमने क्या किया है, 2 से गुणा कर दिया है। वो भी किस समीकरण में, समीकरण 2 में 2 से गुणा किया है। तो समीकरण 2 में 2 से गुणा किया है तो सारे पद दुगने हो जाएंगे। तो x के बदले हमारा 2x हो गया, y/3 के बदले 2y/3 हो गया और 3 का दुगना हमारा 6 हो गया। इसे हमने नया समीकरण 3 नाम दे दिया है। ठीक है, अब 3 नाम देने के बाद हमने समीकरण 1 को इसके नीचे लिख दिया है। साथ में देख रहे हैं जो पद हमने बराबर किया है वो एक पॉजिटिव और एक निगेटिव है, इसलिए हमने इसे क्या कर दिया है, जोड़ दिया है। जोड़ने के बाद हमारा जो पद बराबर हुआ है वो कट गया है। 2x और उसके बाद x/2 दोनों ही सेम निशान के थे, इसलिए हमें इन्हें जोड़ना था। क्योंकि एक भिन्नात्मक रूप में दिया था और एक नॉर्मल रूप में दिया था, इसलिए जोड़ने के लिए मैंने इसे अलग दिखा दिया है। ठीक है, प्लस का 6 माइनस का 6, पॉजिटिव निगेटिव सब्ट्रैक्ट होता है। 6 में से 1 जाएगा, 5 बचेगा। ठीक, उसके बाद यहाँ से 2 और यहाँ से हमने जब इसके बटे में 1 होगा और हमने क्या किया है, एलसीएम किया है, तो यहाँ से 4x + x/2 आ गया है इज इक्वल टू 5। 4x में x ऐड करेंगे 5x आ जाएगा, अपॉन का 2 उधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 5 × 2 चला जाएगा। इस तरह से हमारा x इज इक्वल टू 5 × 2/5, ये जो 5 मल्टीप्लाई में था ये इस तरफ आएगा इक्वल के, तो डिवाइडेशन में आ जाएगा। 5 से 5 हमारा कैंसिल होता दिख रहा है, तो इस तरह से हमारा x इज इक्वल टू 2 आ गया है। तो ध्यान से देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। यहाँ पर हमारा x का मान प्राप्त हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इस x के मान को किसी भी इक्वेशन में यूज़ करके हम y का मान निकाल सकते हैं। तो हमने किया है x का मान समीकरण 2 में यूज़ किया है। x - y/3 इज इक्वल टू 3, ये समीकरण 2 था। और यहाँ पर जब हमने x के इज इक्वल टू 2 यूज़ किया है तो हमारा इक्वेशन बन गया है 2 - y/3 इज इक्वल टू 3। ठीक, उसके बाद हमने क्या किया है कि ये जो 3 हमारा पॉजिटिव का था ये हमने इधर इक्वल के बुलाया है, तो ये निगेटिव बन गया। साथ में निगेटिव का y-3 जो था वो इक्वल के उधर गया है, तो पॉजिटिव बन गया है। ठीक, फिर 2 में से 1 घटाया, माइनस का 1 बचा और y/3 इज इक्वल टू ये आ गया। ठीक, फिर ये 3 को हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो y इज इक्वल टू -1 × 3 बचा, और इस तरह से y का मान हमारा -3 आ गया है। तो इस तरह से हमारा x का मान 2 प्राप्त हुआ और y का मान -3 प्राप्त हुआ। ये इक्वेशन भी कंप्लीट होती है। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप इसे ध्यान से समझ लेंगे। इसके बाद 5वां क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से ऐड किया है। यहाँ पर क्या है कि किसी भी तरह के पद जो हैं वो एक समीकरण में गुणा करने से बराबर नहीं हो रहे थे, तो यहाँ पर हमें दोनों समीकरण में गुणा करना पड़ेगा। कैसे, आप देखेंगे कि 2x - 5y इज इक्वल टू 16 लिखा हुआ है, 3x + 4y इज इक्वल टू 1 लिखा हुआ है। अगर x के गुणांक को ध्यान से देखें तो यहाँ पर x का दुगना है और x का तिगुना है, साथ में y का 5 गुना है और y का 4 गुना है। ठीक, अगर इसको हम बराबर करना चाहते हैं तो इसके लिए हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में 4 से गुणा कर लेंगे। ये जो 4 है, अगर यहाँ पर 4 का गुणा करेंगे तो यहाँ 20 हो जाएगा। साथ में समीकरण 2 में 5 से गुणा करेंगे, इस 5 का गुणा अगर 4 में करेंगे तो 20 हो जाएगा। इस तरह से y के गुणांक हमारे क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो इन्हें बराबर करने के लिए हमने क्या किया है, समीकरण 1 में 4 से गुणा और समीकरण 2 में 5 से गुणा किया है। सबसे पहले समीकरण 1 की बात करते हैं। अगर 4 से गुणा करेंगे तो प्रत्येक पद में 4 से गुणा होगा, 2 में 4 से गुणा होगा 8 हो जाएगा, 5 में 4 से गुणा होगा 20 हो जाएगा, 16 में 4 से गुणा होगा 16 चौको 64 हो जाएगा। इस समीकरण को एक नया नाम दे दिया है, समीकरण नंबर 3। ठीक है, इस तरह से अगले समीकरण में हम 5 से गुणा कर रहे हैं, 3 का 5 गुना करेंगे 15 हो जाएगा, 4 का 5 गुना करेंगे 20 हो जाएगा और 1 का 5 गुना करेंगे तो 5 हो जाएगा। इसे हमने नया नाम दे दिया समीकरण नंबर 4। अब जो पद हमारे बराबर हुए हैं y वाले, वो एक माइनस का 20y है और एक प्लस का 20y है। क्योंकि अपोजिट साइन वाले, इसलिए हम इन समीकरण को क्या करेंगे, जोड़ने पर सॉल्व करेंगे। तो जोड़ने पर क्या होगा, जो सेम पद थे और साथ में निशान जिनके अलग थे वो कैंसिल हो गए। अब 8 में 15 जोड़ा तो हमारा 23y आ गया और 64 में 5 जोड़ा तो 69 आ गया। ठीक है, x को अकेला करेंगे, 23 हमारा गुणे में था, इधर आएगा तो बटे में आ जाएगा, 69 के बटे में 23 आ जाएगा। इस तरह से हमारा क्या होगा, हमें पता है 23 से 69 हमारा कैंसिल होता है। 23 से जब 69 कैंसिल करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 23 × 69 होता है। ठीक है, आप मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं। और x का मान इस तरह से हमारे सामने आ जाएगा 3। अब हमारे पास x का मान 3 प्राप्त हो गया है। अब हम इसे किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। हमने समीकरण 2 को चुना है, जिसमें समीकरण 2 में x का मान रख रहे हैं, जो हमारा समीकरण था 3x + 4y इज इक्वल टू 1। x के लिए हमने 3 रख दिया तो 3 × 3 + 4y इज इक्वल टू 1 हो गया है। 3 का 3 में गुणा हुआ है 9 हो गया, प्लस का 4y इज इक्वल टू 1 हो गया है। ठीक, सबसे पहले हमने क्या किया है कि प्लस का 9 था, इसको इक्वल के उधर भेजा तो माइनस का 9 हो गया। इस प्रकार से इक्वेशन प्राप्त हुई है 4y इज इक्वल टू 1 - 9।
ठीक है। 4/1 में अगर 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 8 आएगा, क्योंकि 9 हमारा बड़ा था इसलिए बड़े के सामने का निशान आएगा, इसलिए माइनस का 8 आ गया। ठीक, तो अब हमारा 4y इक्वल टू -8 है। अगर y को अकेला करेंगे, 4 हमारा मल्टीप्लाई में था, इक्वल को उधर भेजेंगे तो डिवाइडेशन में पहुंच जाएगा। तो y इक्वल टू हमारा आ गया माइनस का 8/4। 4 2 ज़ा 8 होता है, इसलिए y इक्वल टू आ गया -2। इस प्रकार से हमारा x का मान 3 प्राप्त हुआ था और साथ में हमारा y का मान कितना प्राप्त हुआ है, -2। x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू -2। इस तरह से हमारे सारे ये 5 तरह के क्वेश्चन थे, 5 टाइप थे और वो सारे ही पूरे होते, जिसमें हमने NCERT पुस्तक के 3.4 एक्सरसाइज के पहले पार्ट के 4 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। साथ में एक एग्जाम्पल जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा था वो मैंने आपके सामने रखा और वो भी आपने सॉल्व कर लिया है। अब आपके सामने एक वर्क है जिसमें निम्नलिखित युग्म समीकरणों को विलोपन विधि से सॉल्व करना है। इसमें 6 आपके सामने क्वेश्चन है। अब चाहें तो इन्हें तुरंत स्क्रीनशॉट कर लें और इन्हें आप खुद से सॉल्व करके और आंसर मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। साथ ही अगर आपको इन क्वेश्चंस में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से, या जो छात्र मुझसे व्हाट्सएप से जुड़े हुए हैं वो व्हाट्सएप के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक कर दें। कमेंट करके आप अपना जो भी इस वीडियो के माध्यम में आपको जो भी विचार है, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं या नहीं समझ में आ रहे हैं, वो मुझे बता सकते हैं। साथ ही अगर वीडियो अच्छी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और अगर चैनल पे आप नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद, थैंक यू। आप ऐसे ही पढ़ते रहें।